सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। ये पार्ट 2 है एक वीडियो कंपाइलेशन का। तो अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पर कहीं पर वो आ रही है, वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको इस वीडियो की ₹1.5 की समझ नहीं आएगी अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो। उसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, लंबी वीडियो है। अगर आप इस वीडियो में पहुँचे हैं, इस वीडियो में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होंगी। तो अगर आप उन कॉन्ट्रोवर्शियल बातों को सुन के उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहते तो बराह करम पहले वो वाली वीडियो देख लें। अगर आपने वीडियो देख ली है तो चले आए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक बड़े सादा पाकिस्तानी घराने में पैदा हुआ और उसी के अंदर मेरी एक ईस्टर्न वैल्यूज़ के साथ अपब्रिंगिंग हुई। फिर मेरा एक ट्रांजिशन हुआ जिसमें 5 साल में तकरीबन प्राइवेट स्कूल गया और बहुत सारी चीज़ें हुई। इंटरनेट का एक्सेस, हॉलीवुड और अमेरिकन पॉप कल्चर और साथ ही कोइंसाइडिंग विद द वॉर ऑन टेरर, मैं आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होकर एक सॉर्ट ऑफ वेस्टर्नाइज्ड माइंडसेट वाला इंडिविजुअल बन चुका था। एंड बाय 2010 मेरा एक छोटा सा फिल्टर बबल था जिसमें मेरे इर्द गिर्द के भी इसी तरह के वेस्टर्नाइज्ड ए लेवल्स के प्राइवेट स्कूल के बच्चे मेरे दोस्त यार थे। हालांकि मुझे लगता था कि उस वक्त मुझे पाकिस्तान के बारे में बहुत पता है, और बल्कि पाकिस्तानियों से, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानियों से ज़्यादा मुझे पता है। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं एक बहुत छोटी सी अपनी एक दुनिया में था। और इस वीडियो की स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। अब नॉर्मली जो हम प्राइवेट स्कूल के बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, बीकन हाउस में जैसे हम थे, तो ज़्यादातर लोगों के टॉप ऑफ माइंड में होता है कि यार हमने अगर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जाना है तो हमने लम्स जाना है, IBA जाना है, चलो GIK चले जाएंगे, नस्ट चले जाएंगे। बिजनेस स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें चले जाते हैं लेवल्स के बच्चे। आर्ट स्कूल्स में चले जाते हैं, NCA, इंडस वैली, BNU। मेडिकल स्कूल्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं, AKU, शिफा, LMDC वगैरह वगैरह। और इन स्कूल्स का जब आप बैच का रेशो देखते हैं तो आपको मेजॉरिटी इसमें A लेवल्स के बच्चे नज़र आती है। अब आपको मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि O लेवल्स A लेवल्स में आपका एक फ़िल्टर बबल है जिसमें आप इनहेरेंटली वेस्टर्नाइज्ड हैं, इनहेरेंटली डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम पाकिस्तानी कल्चर। वही फ़िल्टर बबल आपका एक स्टेप आगे जाता है और यूनिवर्सिटी में भी आपको मिलता है। अगेन इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो अपने हिसाब से बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, वो ऐसे कल्चर में जा रहा है जिसको वो अंडरस्टैंड करता है, जो कि उसके लिए इतना एलियन नहीं है। उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है कि वो इन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हर इंसान जिस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होता है उसी एनवायरनमेंट में जाना चाहता है। और इन यूनिवर्सिटीज़ में और इन प्रोग्राम्स में जहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे A लेवल प्राइवेट स्कूल से आए हुए होते हैं, वहाँ पे चूँकि मुआशरा जो है हमेशा कन्वर्ज करता है टूवर्ड्स एलिटिस्ट थॉट। वो जो एलिटिस्ट थॉट है या मेजॉरिटेरियन थॉट है उसको वो कूल समझता है। तो वहाँ पे अगर कोई FSC वाला भी आया हुआ होता है तो वो जनरली मोर ऑफन देन नॉट मेजॉरिटेरियन व्यू पॉइंट की तरफ ही कन्वर्ज करेगा। और वो व्यू पॉइंट नेसेसरी नहीं है कि गलत हो या नेगेटिव हो या बुरा हो, बस मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ के स्कूल्स जो होते हैं, बिजनेस के स्कूल्स जो होते हैं, आर्ट के स्कूल्स जो होते हैं, इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल के बच्चे आए हुए होते हैं, वहाँ पे उन बच्चों के सोचने समझने का स्टाइल मोर ऑफन देन नॉट एक ही सिमत में होता है। और ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरिजिनल थिंकिंग के लिए ना, ओरिजिनल थिंकिंग से मुराद ये है कि आप डाइवर्सिटी को पहले स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें और फिर आप एक यूनिक सोच के साथ चीज़ों को अप्रोच करें। वेयर एज सिंगल डायमेंशन थॉट ये है कि आपके इर्द गिर्द सब एक ही बात सोचते हैं, एक ही बात पे एग्री करते हैं। कोई अगर डिसेंट आता भी है अच्छा या बुरा तो आप उसको कह देते हैं यार ये अनकूल है, ये पेंडा है, यार ये जाहिल है, यार इसको पता नहीं है। इस तरह की बातें करके आप उसको दबा देते हैं। हालांकि काउंटर थॉट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपनी इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलस के लिए। अगेन चाहे वो बातें सही हों, चाहे वो बातें गलत हों, सिर्फ और सिर्फ डिस्कोर्स के लिए ना, जब आपको चैलेंज किया जाता है तब आप जाके एक्चुअली ग्रो करते हैं, तब आप एक्चुअली जाके अपना दिमाग खोलते हैं। खैर मेरा भी ओरिजिनल ख्वाब यही था कि यार या तो मैं बाहर चला जाऊं, क्योंकि अब एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरा बड़ा शौक था कि यार मैं फ़ॉरेन से पेशतर बाहर जाऊं और अमेरिका में एक जॉब करूं और वहाँ पे एक जो अगेन अमेरिकन ड्रीम है वो मैं परस्यू करूं। मेरे भाई ऑलरेडी कर चुके थे, मेरे मामू कर चुके थे। मुझे एक जनरल आइडिया था कि यार अच्छा IT या टेक में घुस जाएंगे, वहाँ पे जाके जॉब करेंगे, वहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, घर किस तरह लेना होगा, गाड़ी किस तरह लेना होगी, कंफर्टेबल एक सिस्टम होगा, उसमें गुजारा करेंगे। अब बाहर की एजुकेशन बड़ी एक्सपेंसिव थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे। स्कॉलरशिप के लिए जो ग्रेड्स चाहिए थे वो मेरे आए नहीं थे। ओरिजिनली मैंने लम्स में अप्लाई किया, लम्स में मेरा इकोनॉमिक्स में हो गया, कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ। दिल मेरा कंप्यूटर साइंस करने का था, तो मैंने हैपहैज़र्डली डिसाइड किया कि यार मैं जा रहा हूँ फास्ट, जहाँ मेरे सारे भाई भी गए थे, मेरे कजन्स भी गए थे। मुझे सम वॉट ग्रोइंग अप समझ थी कि यार फास्ट एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, हाउ बैड कुड इट बी। तो मेरे A लेवल्स का रिजल्ट आया, उससे मुझे पता लगा कि यार मेरा लम्स में तो नहीं हो सकता, और मैंने टिकट कटाया। फास्ट कराची में मेरा एडमिशन हो गया, मैं फास्ट कराची निकल गया। फास्ट कराची का जो कैंपस था वो भैंस कॉलोनी के पास था, हाईवे पे जाके। वहाँ पर कोई 1-1.5 साल पहले कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई थी तो गांव वालों ने आके पूरा कैंपस जला दिया था। तो वहाँ पे आपके पास कोई कंप्यूटर्स नहीं थे प्रॉपर, कोई प्रोजेक्टर्स नहीं थे, बस सिर्फ और सिर्फ वो, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, 2010 की बात है, पाकिस्तान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर वो जो स्लाइड्स थी वो ट्रांसपेरेंट
स्लाइड्स होती थी जो कि वो एक लाइट के ऊपर रख के दीवार पे प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्टर्स वगैरह कोई भी इक्विपमेंट नहीं थी। अब अगेन मैं आया हूँ इस्लामाबाद से, एक प्राइवेट स्कूल से। मेरे दोस्त लम्स में हैं, मैं लम्स का एक्सपीरियंस भी देख रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त बाहर पढ़ने गए हैं, मैं उनका एक्सपीरियंस भी देख रहा हूँ। मैं मीनवाइल कराची में आया हुआ हूँ। यूनिवर्सिटी इटसेल्फ जो है वो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट चलो वो मैं फिर भी गुजार लेता, वो इतना प्रॉब्लम नहीं था। कराची इटसेल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं फेडरल बी एरिया में अपने मामू के साथ रह रहा था। मैं बाहर वॉक करके जाता था, वहाँ पे रेंजर्स की गाड़ी खड़ी होती थी। मैं उनको देखता था कि यार चलो ये तो हमारे मुहाफिज हैं। वो मुझे ऐसे देखते थे कि यार मैं टेररिस्ट हूँ। ये हमने कभी इस्लामाबाद में एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की कि यार कराची की तो डायनामिक ही फ़र्क है। वहाँ पर द लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी दैट यू फील इज़ समथिंग जो कि नॉर्थ पाकिस्तान के लोगों को आइडिया ही नहीं है। फिर मुझे चलती बस से मल्टीपल टाइम्स बाहर फेंक दिया। एक दफ़ा तो मुझे चलती बस से उसने ऐसे चौराहे पे फेंका कि मैं उलटता पुलटता जा रहा था, मुझे गाड़ी ने रोन देना था। वो तो मैंने अपने हाथों को लिटरली रोड पे घसीटा है ताकि मैं रुकूं, और सारा खून खून हो गया वो। लेकिन वो बंदा बस वाला जो है वो हंसता खेलता चला गया आगे। उसने कहा भाई तेरा स्टॉप आ गया, तू उतर यहाँ से। वो बस रुकती नहीं है, वो बस थोड़ी सी स्लो होती है, फिर वो आपको बाहर फेंकती है, आगे निकल जाती है। फिर एक दफ़ा रात को 12 बजे मुझे क्लिफ्टन पे कुत्ते पड़ गए मेरे पीछे। मतलब आई मीन मेरा यू नो वो मर्फीज लॉ होता है ना कि व्हेन समथिंग हैज़ टू गो बैड तो एवरीथिंग गोज बैड। और एक वो नहीं होता कि जिस दोस्त ने कभी चीटिंग नहीं की होती तो उसके साथ हमेशा वो पकड़ा जाता है। तो मैं चूंकि बिल्कुल ही मासूम बर्गर टाइप था, तो मेरे साथ हर किस्म की जो बुरी हो सकती थी कराची में वो हुई। टू दी एक्सटेंड के 2-2.5 महीने गुजारने के बाद मैंने कहा यार मेरी हो गई है बस। मैंने अपने बैग्स पैक किए और मैं फ्लाई करके वापस इस्लामाबाद आ गया। मैंने कहा यार अगले साल देखी जाएगी, इस साल तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फुल डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड के यार ईयर ऑफ लेना पड़ेगा। सारे दोस्त यार जो हैं वो यूनिवर्सिटियों में हैं, मैं कितना बड़ा लूज़र हूँ। बट आई लेफ्ट दैट। इस्लामाबाद आए तो इस्लामाबाद में हमने एक तो अपना फ़ोटोग्राफी पेज और डिजिटल मीडिया का आगाज़ किया प्रॉपर। जो ओरिजिनली मैंने लॉल स्टूडियोज़ बनाया था, जो मेरा कंटेंट की जर्नी है वो मेरे उस साल में बेसिकली शुरू हुई। मीनवाइल मैंने फास्ट इस्लामाबाद का फिर से टेस्ट दिया और इस बार मैं पास हो गया। अब ये जो मेरी जर्नी है ना यूनिवर्सिटी की, और ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की, पर साथ साथ जो मेरी सोशल मीडिया की जर्नी चल रही थी, जो मेरी पहली ट्रांजिशन थी वो मेरी लार्जली मटीरियलिस्टिक इन नेचर थी। उसमें मैं मटीरियल चीज़ों के पीछे जा रहा था। मुझे साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स, अच्छी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट्स, इस तरह की चीज़ें एंटाइज कर रही थी। वेयर एज दिस जर्नी वॉज अलॉट मोर फिलोसॉफिकल। जिस तरह जब मैं कराची गया तो कराची में, चाहे मैं अगेन बर्गर हूँ, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया हो, मैं उस टाइम पे जितना भी मुझे चिढ़ चढ़ी हो कि यार ये क्या है, ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल है, मैंने तो ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने बहुत सीखा उससे। मैंने डाइवर्सिटी देखी पाकिस्तान की, मैंने इनसिक्योरिटी समझी कराची वालों की। वो जो इंसिडेंट्स थे ना, वो मेरे लिए कोई बुरी वो नहीं है कि यार कराची में बड़े बुरे एक्सपीरियंस थे और ट्रॉमा है। इनफैक्ट उससे मुझे बहुत सारे लोगों की इनसिक्योरिटी को समझने का, बहुत सारे लोगों की जो ट्रॉमास हैं उनको समझने का मौका मिला। इसी तरीके से इस्लामाबाद में जब फाइनली मैंने फास्ट इस्लामाबाद में एडमिशन लिया, तो मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिवर्सिटीज़, खासकर जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, वो जिन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उनका रेशो फ़र्क होता है। फास्ट में रेशो ऑपोजिट था। यहाँ पे 97% जो थे वो FSC के बच्चे थे, 2-3% ए लेवल्स के बच्चे थे। प्लस वो जो 97% थे उसमें से मेजॉरिटी पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे। बहावलपुर, DI खान, फैसलाबाद, मुल्तान, मतलब मेरे सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरे फास्ट के बने वो डिफरेंट शहरों के हैं। डेरा इस्माइल खान के हैं, बहावलपुर के हैं, फैसलाबाद के हैं। एंड स्पेशली फास्ट के अंदर एक पूरा बैच था OSPNs का, जो कि बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे लोग आए हुए थे पूरे पाकिस्तान से, मतलब सिंध से, बलूचिस्तान से। और ये इनहेरेंटली मिडिल क्लास पाकिस्तानी, मेहनत कश पाकिस्तानी, जो कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने आप को एजुकेट करने आए हुए थे और अपनी ज़िंदगियां बेहतर करने आए हुए थे। अब इस पॉइंट पे मेरा जो स्कोप था, जो मेरा इंडिविजुअल पर्सनल स्कोप था, वो बहुत ज़्यादा बदला। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एक घर में रह रहे थे, उसमें हमारा केस चल रहा था। हम एक छोटे से दड़बे नुमा बेसमेंट में रह रहे थे। 10 साल बचपन मेरा उसमें गुजरा। पैसे होते नहीं थे, कैश नहीं होता था, क्योंकि बड़े भाई थे बहुत सारे, उनकी यूनिवर्सिटियों की फ़ीस जानी है, तो ये होना है, वो होना है। फिर घर जब हमें मिला फाइनली, तो कोर्ट ने उसके ऊपर एक पेनल्टी लगा दी, तो वाले साहब ने सारी सेविंग्स जो हैं वो सारी उसमें देनी पड़ी। तो कैश इन हैंड हमारे पास नहीं होता था। तो मेरे दिमाग में, मैं एक बड़े मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में था, क्योंकि मिडिल क्लास का यही होता है, एक कोर्ट का डिसीजन जो है वो बेघर कर सकता है, सड़क पे ला सकता है आपको। आपके पास फालतू का कैश नहीं है। वालिद साहब की अगर नौकरी चली जाए तो आपके पास तो अगले महीने के खर्चे के पैसे ही नहीं है। तो मेरा स्कोप जो था ना वो ये था कि यार मैं शायद मिडिल क्लास हूँ। और चूँकि एक्सपोजर जो था वो उस फिल्टर बबल में था, तो प्राइवेट स्कूल में मर्सिडीज़ वाले बच्चे भी थे, वहाँ पे रेंज रोवर वाले बच्चे भी थे। तो हम उनको देखते थे, हम कहते थे यार ये देखो, ये अशराफियाँ हैं, और हम तो बेचारे गरीब लोग हैं, हमारे पास लेटेस्ट मोबाइल नहीं होता, हमारे पास कैश इन हैंड नहीं होता। जब मैं फास्ट गया तो फास्ट में मुझे डाइवर्सिटी मिली, और जब मुझे डाइवर्सिटी मिली तो मुझे ट्रूली पता लगा कि यार एक्चुअली
मिडिल क्लास इस मुल्क का कौन है। हमारे पास चलो कैश नहीं होगा, लेकिन हमारे पास प्रॉक्सिमिटी है, हमारे पास कनेक्शंस हैं, हमारे पास इस्लामाबाद में रहने की वजह से हमारे दोस्त यार जो हैं उनके वालिद साहब कौन कौन है, क्या क्या हैं, तो मुझे अपनी प्रिविलेज का बड़ा क्लियर एहसास हुआ। और मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि ये लोग यूनिवर्सिटी में मुझे मिले, इनके बहुत डिफरेंट ख्यालात थे, जो कि अगर ऑनलाइन अगर ये लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते मैं कहता यार ये कौन जाहिल लोग हैं। लेकिन चूंकि मेरी इनसे दोस्तियाँ हुई, मेरा ब्रदरहुड एक बना इनके साथ, तो जब इनका डिफरेंट थॉट आती थी ना, तो मैं उनको इमीडिएटली जज नहीं करता था कि यार ये क्या अजीब बात कर रहा है, या ये तो शॉविनिस्ट है, या ये सेक्सिस्ट है, या ये कंजर्वेटिव है, एक्सट्रीमिस्ट है। मैं एक्चुअली समझने की कोशिश करता था कि यार एक रैशनल आदमी है, लॉजिकल बातें करता है, मेरे साथ हुल्लड़बाजी करता है, शुगल मेला लगाता है, अगर ये डिफरेंट बात कर रहा है तो वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। एंड सो वहाँ पर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खुला, और मैंने खासकर देखा जो मेरे अपने दोस्त जो कि प्राइवेट स्कूल से निकल के फिर लम्स गए या बाहर की यूनिवर्सिटियों में गए या जनरली ए लेवल सराउंडेड रहे, उन लोगों को ये वाला एक्सपोजर नहीं मिला, और उन लोगों की बातें आज तक वैसी ही हैं। बहुत सारे उनके अभी तक वही स्टेरियोटाइप्स हैं, वो अभी तक उसी बबल, उसी फ्रेमवर्क में चल रहे हैं, जिसमें उनको ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि उनमें और मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी जो डिफरेंट बात सोच रहा है या कह रहा है, वो जहालत नहीं है, वो इलिटरेसी नहीं है, वो उसकी रियलिटी है। और उस रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो एक डिफरेंट बात कर रहा है, तो आपको भी उसकी बात समझनी है और फिर एक दरमियान का रास्ता निकालना है। नॉनदलेस फास्ट में मेरी एक पर्सनल अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन पे आ रहा था। सिमल्टेनियसली ऑनलाइन जो मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट बना रहा था, तो वो वायरल भी होना शुरू हो गया, उस पर बहुत सारे लोग एकदम से आना शुरू हो गए, फॉलो करना शुरू हो गए। और उनका चूँकि वो डिजिटल की खूबसूरती है, टू वे कम्युनिकेशन है, तो उनकी थॉट्स, उनकी सोच, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी मुझे मिलना शुरू हो गई, और मुझे एक्सेस मिला लोगों को फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, फ्रॉम ऑल डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अगर मैं लेट से अपर मिडिल क्लास था तो मुझे मिडिल क्लास मिल रहा था, मुझे अपर मिडिल क्लास होते हुए मुझे अपर क्लास का भी एक्सेस मिल रहा था, मुझे डाइवर्सिटी मिल रही थी, जिसकी वजह से सडनली आई वाज एबल टू ओपन अप माय माइंड इवन फर्दर। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको कि वो जो ट्रांजिशन था वो था क्या, पर्टिकुलरली इंटरनेट का। देखिए 2013 से पहले ना रफली कोई 6 to 7 मिलियन पाकिस्तानीज ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे। दैट वाज लाइक 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन एट द टाइम। ये अर्बन सेंटर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और अगेन आप देख लें 2-3% पाकिस्तानीज अगर इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर आप उसमें से हैं जो 2013 से पहले इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप खुद सोचें कि आप कितनी छोटी पॉपुलेशन थे, कितनी छोटी एक फ्रेंच थे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अलावा अगर कोयटा कैंट है या पेशावर कैंट है, तो वहाँ पे स्लो स्पीड का इंटरनेट वगैरह कनेक्टिविटी थी, बट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को बाय एंड लार्ज इंटरनेट एक्सेस नहीं था। एंड सो इस टाइम के ऊपर जो इंटरनेट के ऊपर लोग थे ना, वो लार्जली, चाहे वो अगेन मेरी तरह जितने भूले भटके हों, वो अपने फिल्टर बबल में जो भी अपने आप को समझें, बट एक्चुअली दे वर द अपर मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी। दे वर द वंस हु वर वेल कनेक्टेड इनफ टू नो दैट इंटरनेट इज़ अ थिंग, कंप्यूटर इज़ अ थिंग, इस चीज़ को हमने अपनाना है, यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है। एंड सो ऑब्वियसली उनका एक सर्टन एजुकेशन लेवल था, उनकी एक सर्टन प्रिविलेज थी, उनकी एक सर्टन अपब्रिंगिंग थी, वो क्राउड प्रेवलेंट था ऑन द इंटरनेट। सो 2013 से पहले का इंटरनेट वही था, बबली, नाइस, वेरी लॉजिकल, वेरी फनी, कोई खप्पे नहीं होती थी, कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी, कोई लोग किसी को कैंसिल नहीं कर रहे थे। 2013 के बाद पाकिस्तान में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आई, जब 3G और 4G के लाइसेंसेस बटे। पहला तो लाइसेंस बटना वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डील, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अब आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे नॉट विद लाइक अ 50,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का लैपटॉप, विच वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस फॉर एंट्री टू द इंटरनेट। अब आप 10,000 रुपए के क्यू मोबाइल से बेसिकली इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते थे। सो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का जो पहला इंटरनेट एक्सपीरियंस था वो फ़ोन के ऊपर था, जिसके ऊपर आपने फ़ोन पे 3G लगाया, आपने उसी वक्त जो है ना एक फेसबुक का अकाउंट बनाया और आप एंटर हो गए। और इस टाइम से लेकर अगले 5 साल तक तकरीबन आप समझेंगे 30 से 40 मिलियन पाकिस्तानी, यानी कि पहले 6 मिलियन था और अब 40 मिलियन पाकिस्तानी नया इंटरनेट के ऊपर आया। और ये एक ऐसा पाकिस्तानी था जो कि हिस्टोरिकली हमने जो पाकिस्तान देखा था ना, जिसमें हमने आर्बिट्रेरी दीवारें खींची हुई थी, जिसमें हमने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था अफसर में और आम पाकिस्तानी में, जिसमें आप अगर उनसे मिलते भी थे, आप सोचते थे कि अच्छा यार यू नो व्हाट, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, बट पावर डायनामिक ऐसा था कि आप ट्रूली इंटरैक्ट नहीं कर पाते थे, जिसमें वो बंदा अपनी लैक ऑफ पावर की वजह से, फियर की वजह से आपके मुंह पे आके अपने एक्चुअल ख्यालात का इजहार नहीं करता था। वो ख्यालात आपको ऑनलाइन नजर आना शुरू हो गए, और वहाँ पे हमने देखा कि ब्लॉग्स के ऊपर और कमेंट सेक्शंस में और इधर उधर हर तरफ आपको मैस मार्केट पाकिस्तानी के ख्यालात इमर्ज होते हुए नजर आए। और उस पॉइंट पे मैंने अपने बहुत सारे हाई स्कूल के फ्रेंड्स को देखा जो कि अगेन ए लेवल्स वाले थे, जो कि कंफ्यूज थे कि यार ये पाकिस्तानियों को क्या हो गया, कितने जाहिल लोग हैं, ये कितने इलिटरेट लोग हैं, इनको कितने सेक्सिस्ट लोग हैं, ये कितने कंजर्वेटिव लोग हैं, कितने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भाइयों आप भी ऐसे ही थे, आपको एक्सेस टू एजुकेशन थी, आपको एक्सपोजर मिला, आपको एक्सेस टू नॉलेज थी, तो आप
बहुत बेहतर हो गए, आप दरमियान में आके खड़े हो गए कि यार यू नो व्हाट, हाँ जी, ख़वातीन को भी राइट्स मिलने चाहिए हैं, माइनॉरिटीज़ को भी राइट्स मिलने चाहिए हैं, सब अच्छे अच्छे तरीके से रहने चाहिए हैं। ये सारी वैल्यूज़ जो आपने सीखी वो आपको एक्सपोजर मिला। आप पैदा होते ही ऐसे नहीं थे, आपके पास वो प्रिविलेज था, वो एक्सेस था। लेकिन चूंकि उन लोगों को ह्यूमनाइज करने का मौका नहीं मिला, उनको ये लगा कि यार हम इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द इंसान थे, वो इंसान सारे के सारे बड़े अच्छे थे, हम जैसी बातें करते थे। अब हम ऑनलाइन जाते हैं और बहुत सारे और इंसान हैं और वो अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो इमीडिएटली उनकी एकदम से एक एग्रेशन सा बढ़ गया कि यार ये कैसा मुल्क है, ये कैसे लोग हैं, इनके कैसे ख्यालात हैं, किस किस्म के लोग हैं यार, ओ माय गॉड। अच्छा, मेरा चूंकि एक्सपीरियंस हो रहा था विद डाइवर्सिटी, तो मैंने उनको ह्यूमनाइज किया। मैंने उसमें देखा कि अगर कोई बंदा आके मुझे कह रहा है कि यार औरतों को तो मारना चाहिए या बीवियों को मारना चाहिए, इस्लाम में ये है, तो मैंने देखा कि यार अगर वो ये बात कर रहा है ना, तो इसके आगे पीछे वो बहुत नॉर्मल बातें कर रहा है, वो एक नॉर्मल बंदा है, वो एक्चुअल में एक साइकोटिक सोशियोपैथ नहीं है जो कि वो मारना चाहता है। कहीं ना कहीं कोई किसी जगह के ऊपर उसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने उससे डिस्कशन की और मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए उसके ऊपर, और इन अ वेरी सिविल वे, एंड थ्रू आउट दैट लाइफ साइकिल मैंने उसको फ्लिप होते देखा, मैंने उसको चेंज होते देखा। तो मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मोस्टली अगर लोगों के प्रिमिटिव कोट एंड कोट आइडियाज़ हैं, तो वो प्रिमिटिव आइडियाज़ लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से हैं। एंड अगेन यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ह्यूमनाइज करने का मौका मिला। जब इंटरेक्ट किया तो ह्यूमनाइज किया और ये समझा कि यार ये भी इंसान है, ये एट द एंड ऑफ द डे सेम ही चीज़ चाहते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ है और मे बी दे हैवंट थॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू, एंड सो यू कैन चेंज देम विद कॉन्वर्जेशन। अभी जो मैंने बात की ना सारी की सारी, आप कहेंगे कि यार ये क्या अजीब वगरीब बातें कर रहा है, क्लासिस्ट बातें कर रहा है, ये देखो ज़रा कि यार मैं अपर मिडिल क्लास था, ये सारे मिडिल क्लास थे। और मुझे पता है पाकिस्तान में आप क्लास का वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो कहते हैं कि यार ये क्या क्लास क्लास लगाई हुई है आपने। देखें, ये सोशियोलॉजी की एक बेसिक वो है, आप क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सेगमेंटेशन होती है। मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं जब इंसानों को समझता हूँ तो मैं सेगमेंट्स में डालकर समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, इसके ऊपर स्टडी होती है। क्लासेस होती हैं, क्लासेस को जज भी किया जाता है, क्लासेस के दरमियान फ्रिक्शन भी होती है, इसके ऊपर फ़लसफ़ा बहुत लिखा जा चुका हुआ है। और अगर आपने इसको ट्रूली समझना है ना कि यार व्हाट डज इट मीन टू लुक डाउन अपॉन अ क्लास विदाउट इवन नोइंग इट, सबकॉन्शियस बायसेस, तो मैं आपको कहूँगा कि आपने टिकटॉक पे कैसे रिएक्ट किया। जब टिकटॉक नया नया आया था तब आपने कैसा रिएक्ट किया, और आज भी हो सकता है आप में से बहुत सारे टिकटॉक पे उसी तरह रिएक्ट करते हो। क्या आपने बोला कि यार टिकटॉक क्रिंज है, यार ये क्या ट्रैश कंटेंट है, यार ये क्या अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, यार ये कौन लोग हैं जो कि अजीब व जाहिल लोग हैं, क्या हरकतें करते हैं। अगर आपने कभी भी ये सोचा है ना, आपने कभी किसी दोस्त से ये डिस्कशन किया, आपने बोला है कि यार टिकटॉक पे तो अजीब लोग होते हैं, यार अजीब हरकतें करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर आप में भी एग्जैक्टली वही मसला है जो मेरे अंदर 2010 में था, जिसमें आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप एक डिफरेंट क्लास के लोगों को जज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग नफ्सियाती तौर पे साइको नहीं है, और वो टिकटॉक को देख के ऐसे नहीं हुए, वो हमेशा से ऐसे थे। फ़र्क ये है कि पहली दफ़ा आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं, पहले वो अपने एक इतने डिस्टेंस पे थे, आपने उनको इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ था कि वो साफ़ सुथरे होकर आपके सामने आते थे और आप कहते थे यार सब सेट है, सब ओके है। अब चूंकि उनको फियर नहीं है कि यार हमारे बाबू अफसर साहब ना देख लें, तो वो अपना कंटेंट डाल रहे हैं, आप भी वो कंटेंट देख रहे हैं। तो अगर आप कंटेंट देख रहे हैं ट्रूली, अगर आप अपनी प्रिविलेज को अंडरस्टैंड करते हैं और आप ठहराव के साथ और ह्यूमिलिटी के साथ उसके अंदर जाते हैं, तो चाहे आपको ना समझ आए, चाहे आप उससे डिसएग्री करते हो, आप उसको जज नहीं कर सकते, आप उसको क्रिंज नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप उसको क्रिंज बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप भी एक फ़िल्टर बबल में रहे हैं, जिसमें आपको ये वाली दुनिया जो है ना, इसका एक्सेस नहीं मिला और आपको एलिगेंटली उससे शेल्टर किया गया। और अब जब आपको एक्सेस मिल रहा है तो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और ये पार्ट समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो आप पाकिस्तान में देखते हैं ना, पोलराइजेशन और फ्रिंजेस बने हुए हैं और कैंप्स हैं और लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, उसकी एक मेजर वजह यह है कि 2013 में जब इंटरनेट आया तो पाकिस्तानियों को अक्रॉस पाकिस्तान, गिलगित से लेके गवादर तक, पूरे पाकिस्तान को आपस में एक दूसरे से ट्रूली पहली दफ़ा इंटरेक्ट करने का मौका मिला। हम एक बहुत डाइवर्स नेशन है, हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारी बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, हमारे बहुत सारे कल्चर्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को इवन विद इन पाकिस्तान डिफरेंट कल्चर से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला, जो कि अब उनको सोशल मीडिया पे इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज रेजिस्ट चेंज। सो इस वक्त आपका जो वर्ल्ड व्यू, हम सब का वर्ल्ड व्यू है, वो इंटरनेट के ऊपर आकर चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको एक्सेस मिल रहा है बहुत सारी डाइवर्सिटी का, और आपके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स ब्रेक हो रहे हैं। जो बचपन से आपको बताए गए थे वो चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। कुछ अच्छी चीज़ें आपको पाकिस्तान के बारे में या कुछ लोगों के बारे में बताई गई थी, वो ब्रेक हो रही हैं। कुछ बुरी चीज़ें बताई गई थी, वो ब्रेक हो रही हैं। एंड ऑल ऑफ दैट इज़ मेकिंग यू अनकंफर्टेबल। और उससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं, और जब वो डिफेंसिव होते हैं तो फिर वो लड़ने पहुंच जाते हैं कि यार ये गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए है। और जो फ्रेमवर्क उन्होंने अपने दिमाग में बनाया हुआ था, कभी उनको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया था, उस फ्रेमवर्क को वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इवन दो मेरे एक्सपीरियंस में तमाम लोग, अच्छे बुरे, अमीर गरीब,
आप उनसे जब कोर फंडामेंटल्स की बात करेंगे ना, तो वो सब एक ही चीज़ चाहते हैं, वो सब एक ही आउटकम चाहते हैं, लेकिन उन सब का बेस्ड ऑन देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन देयर ओन ट्रॉमास, बेस्ड ऑन देयर ओन प्रॉब्लम्स दैट दे हैव गॉन थ्रू, उनका तर्ज फ़र्क होता है। वो गांव का लड़का गरीब जब वो लेट से जेंडर इश्यूज़ के बारे में बात करता है, तो वो अपने पिछले 25-30 साल की ज़िंदगी में जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो देखा, उसकी बेसिस के ऊपर एक सोल्यूशन निकालता है कि यार ऐसा कर दो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होगी। जो अर्बन है, जिसको एक्सेस था, जिसको प्रिविलेज थी, वो अपने फ्रेमवर्क से निकालता है। गलत दोनों नहीं है। फ़र्क ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे को गालियाँ देने के बजाय कि तू लिबरल अर्बन या तू कंजर्वेटिव जाहिल, आपस में अगर बैठे और कहें कोर फंडामेंटल क्या है, उसके बारे में क्या बात है, दोनों एक दूसरे को ह्यूमनाइज करें कि यार वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ, दोनों के यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, तो चीज़ें बड़े बेहतर से सॉल्व हो सकती हैं। खैर, मुझे अपसाइड ये हुई कि मुझे डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला फर्स्ट यूनिवर्सिटी, जो कि खैर बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो दैट वाजंट दैट यूनिक। बट देन थ्रू सोशल मीडिया, जिसके अंदर मुझे बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे से इंटरैक्ट किया अक्रॉस द बोर्ड, डिफरेंट शहरों से, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर मेरे लिए एक अपसाइड थी, जैसे मुझे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला और मुझे समझ आई कि कितनी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है पाकिस्तान के अंदर। और जहाँ पर लोग इस चीज़ के ऊपर परेशान हो रहे थे कि एक इंसान क्या कह रहा है और वो उसके ऊपर फंस जाते थे, ओ यार तू क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। मैं ऑन द अदर हैंड इस चीज़ पे आता था कि क्यों कह रहा है। अगर एक इंसान कोई चीज़ कह रहा है तो क्यों कह रहा है। द वाई वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वैन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड द वाई, यू कैन बैक ट्रैक टू अ पॉइंट वेयर उस बंदे के साथ वो क्या ज्यादती हुई या क्या ट्रॉमा हुआ जो आपने नहीं फेस किया, जिसकी वजह से आप उसकी बात को नहीं समझ पा रहे। और इस फ्रेमवर्क से जब आप रहना शुरू करते हैं ना, तो आप एक तो एम्पथाइज़ करना शुरू करते हैं, ह्यूमनाइज करना शुरू करते हैं, और आपकी ज़िंदगी की अपनी खपें बहुत कम हो जाती हैं, जिसमें आप फालतू में हर किसी पे गुस्सा हो रहे हैं और हेट कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस दुनिया तबाह हो रही है। अगेन आपके अंदर एक ठहराव आता है। खैर, इसी टाइम पे मेरी कुछ वीडियोस वायरल हुई, उसमें से एक वीडियो की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वर्ल्ड बैंक में मैं एज एन आईसीटी कंसल्टेंट काम कर सकूं, और उससे मुझे मौका मिला कि पाकिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके गाँव के लेवल के ऊपर, शहरों के लेवल के ऊपर वाटर एंड सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स को देखूँ, समझूँ और उसके ऊपर रिपोर्ट करूँ। और उसमें जब मैं डिफरेंट डिफरेंट गाँव में गया और मैंने देखा कि यार लोग 5-5 हज़ार रुपये के पाइप्स डलवाने के लिए तरस रहे थे कि आप पाइप डलवा दें ताकि हमें क्लीन वाटर मिल जाए। जब फैसलाबाद जैसे शहर में मैंने देखा कि पूरा पानी का निज़ाम डोंकी कार्ट्स पे चलता है, हालांकि नहर सामने है लेकिन कोई पाइप नहीं बिछा सकता, वो डोंकी कार्ट जाएगा, ब्लू रंग के कंटेनर्स में पानी डाल के घरों में लेकर जाए। मतलब इट वाज सच बेसिक स्टफ दैट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वाज जस्ट डिड नॉट हैव एक्सेस टू, एंड दैट रियली ओपन माई आइज़ टू दी एक्सटेंड के मैंने तकरीबन 2 साल वर्ल्ड बैंक में जॉब की और बड़ी लुक्रेटिव जॉब थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक स्टूडेंट था उस टाइम के ऊपर और मैं लॉ स्टूडियो से कंटेंट भी करता था। दरमियान में जो मुझे डेज मिलते थे उसमें मैं ट्रैवल कर रहा होता था, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, कराची, और साथ साथ मेरी फुल टाइम यूनिवर्सिटी चल रही थी फास्ट की। जिन लोगों ने फास्ट से ग्रेजुएट किया उनको पता है कितना फास्ट आपको रगड़ा देता है। लेकिन मैं वो सारा कुछ कर रहा था, मैं बड़ी खुशी खुशी कर रहा था। लेकिन आहिस्ते से जैसे मैं ये एक्सपोज हो रहा था इन चीज़ों को, तो मेरा अपना एक आइडियोलॉजिकल, लाइक आई सेड, कि एक फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन थी। तो मेरा दिल नहीं मान रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये कैसे ऐसा मुमकिन है। लाइक मैं किस बबल में था और ये क्या दुनिया चल रही है। और वर्ल्ड बैंक की जो जॉब थी उसमें मज़ेदार बात ये थी कि मुझे तुन के पैसा मिल रहा था, मतलब डॉलर्स में मिलता था, और मेरे इवन सिक्योरिटी डिटेल होती थी, डाला होता था मेरे पास अगर मैं ट्रैवल कर रहा होता था। नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी होती थी क्योंकि आप वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट हैं, आपका उन्होंने बड़ा ख्याल रखना है। मैं जाके महंगे तरीन होटलों में ठहरता था, हर शहर में महंगा तरीन होटल, और उसमें 2, ढाई, 3 घंटे का काम और आपको 8 घंटे की तनख्वाह। और मैं जा रहा हूँ गांव के लेवल के ऊपर और डिफरेंट शहरों में, और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 50,000 रुपये की है। मैं 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगाकर, वर्ल्ड बैंक का खर्चा लगाकर मैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखने गया हूँ। मेरा आई डोंट नो, मेरा ज़मीर नहीं माना उस टाइम के ऊपर कि आई थॉट कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ रॉन्ग। आई थॉट कि मुझे उस वक्त समझ आई, उससे पहले आई वुड रियली लुक अप टू वर्ल्ड बैंक एंड UN एंड लॉट दीज ऑर्गेनाइजेशंस। वेस्ट अगेन जो वेस्टर्न एक वो था ना कि यार ये लोग बड़े एडवांस्ड हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ये आके हमें हेल्प करना चाहते हैं, हम ही चुत्तू हैं कि हमें जो ना अपने आप को हेल्प नहीं करने का शौक। वहाँ वो मेरे थोड़ा ब्रेक होना शुरू हुआ। मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ लेकर आते हैं, पैसा सारा कंसल्टेंट ले जाता है, पैसा सारा थर्ड पार्टी ले जाती है। आप जाते हैं, $10 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 10,000 रुपये आप लगाते हैं, उसके बाद आप 10,000 रुपये को सेलिब्रेट करने के, रिपोर्टें लिखने के, तस्वीरें खिंचवाने के $9 मिलियन कंसल्टेंट को दे जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। और आखिर में अगर वो कर्जे का प्रोजेक्ट है तो मकरूज़ आपकी कौम हो रही है। तो खैर मैं अपने बॉस के पास गया, उस टाइम के ऊपर मैं बच्चा भी था, मुझे समझ भी नहीं आई। मैंने कहा सर मैं छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा ना ये।
तो उन्होंने मुझे कहा कि यार क्या मतलब, वो बड़े गुस्सा भी हुए। उन्होंने कहा यार तुम्हें पता है कितनी बड़ी चीज़ है जो तुम्हें मिली हुई है, और तुम नौजवानों का ये मसला है, तुम सीरियस नहीं हो किसी चीज़ के बारे में, और तो डू यू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज एंड हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, एंड व्हेन यू ग्रेजुएट हाउ मच मोर मनी यू विल बी एबल टू मेक, एंड इट वाज क्रेजी मनी, लाइक आई कैन टेल यू इट वाज क्रेजी मनी। मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता था कि मैं अगर फलसफे में घुस जाता तो वो ज़ाहिर उन्होंने मुझे कन्विंस करना था फॉर वन रीज़न और द अदर। मैं कन्विंस होने वाला नहीं था, तो मैंने बस उनको बोला, मैंने कहा सर वाइब्स नहीं हो रही, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। मैं करके निकल गया, बड़ा शर्मिंदा भी बड़ा हुआ, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया उस टाइम के ऊपर। और मुझे ना मतलब एक दिमाग खुला मेरा इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और बहुत सारे बायसेस इस पूरे वेस्टर्न लेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि यार वो आते हैं और वो बड़े फिट हैं, और उन्होंने उन्होंने रेलवे बनाई। बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में थे कि मुग़ल तो अय्याश थे, ये लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, और मुग़ल जो थे ना वो तो अय्याशी कर रहे थे, इस वजह से उनका डाउनफॉल आया। मतलब वो वाली आइडियोलॉजीज़, वो वाली थाट्स वर वेरी प्रेवलेंट इन आवर सिस्टम। हमने कभी सोचा ही नहीं। इस पे बड़े सारे जो मेरे लेफ्ट के कमेंटेटर्स हैं वो हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो है हिस्ट्री कंट्रोल की हुई है, और स्टेट ने जो है वो बड़ी गलत किस्म की हिस्ट्री बताई हुई है। तो जहाँ पर ओए लेवल्स है वहाँ पे कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर भी आपको बहुत गलत हिस्ट्री बताई गई थी। प्रोपागेंडा हर तरफ से हो रहा है, हमारी स्टेट कोई बहुत अनोखी नहीं है। बट एनीवेज इसके ऊपर तो पूरी एक वीडियो होगी मेरी अलग से। बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर ना मेरा एक्सपोजर की वजह से दिमाग फर्दर खुलना शुरू हुआ। मैंने कहा यार जो मैंने सोचा था ना, यानी कि अगर मैं एक राइट से मैं उठ के जंप करके लेफ्ट पे चला गया था, या आई डोंट इवन नो कि मैं उसको लेफ्ट एंड राइट कह सकता हूँ, बट मैं कंजर्वेटिव से या ईस्टर्न से मैं सर्टनली जो वेस्टर्न हो गया था, मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करना शुरू हो गया उस वेस्टर्न से, क्योंकि मेरा फ्रेमवर्क अब बहुत ज़्यादा लॉजिक पे बन चुका था। और लॉजिक अगेन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हूँ, उसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक बताई जाती है। तो मेरा हो गया था कि यार इमोशंस को साइड पे रख के लॉजिकल देखो, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है तो उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। लेकिन जब मैं वेस्ट को स्टडी कर रहा था या मैं वर्ल्ड बैंक में जॉब कर रहा था, वहाँ मुझे नजर आया कि यार लॉजिक वॉजिक नहीं चल रही यहाँ पर भी वाइब्स चल रही हैं। बस फ़र्क ये है कि उनकी अलग वाइब है, और वो चूंकि फ्लैशी है और खूबसूरत है, तो वो वाइब जो है वो कूल वाइब है, वो अच्छी वाइब है, वो डेवलप्ड वाइब है। और हमारी वाइब थोड़ी सी क्योंकि मट्टी के घर वाली है और कूड़ा क्रिकेट वाली है, तो हमारी प्रिमिटिव वाइब है, बट हैं दोनों वाइब्स। फिर इसी के साथ मुझे याद है 2014 की बात है, UNDP का एक पैनल डिस्कशन थी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में। अच्छा, अब लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में अगेन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राउड आता है, और मैं चूंकि उस टाइम पे मेरी कंटेंट वायरल हो रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना एकदम से सर्टन इंस्टीट्यूशंस ने सर्टन जगहों पे एक्सेस मिल गया था। मुझे एम्बसीज कॉल कर रही थी, मुझे UNDP वाले पैनल डिस्कशंस पे बुला रहे थे। मैं एकदम से ना बहुत एक डेवलपमेंट सेक्टर, वर्ल्ड बैंक, USAID, UN, इन वाले सर्कल्स में इन होना शुरू हो गया हुआ था। और उन्होंने कहा कि यार ये देखो बड़ा अच्छा लड़का, इंग्लिश भी बोलता है, और अच्छी पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी की बातें करता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेस मिलना शुरू हो गया था। इसी में से एक थी, मुझे याद है, UNDP की एक पैनल डिस्कशन थी जिसमें यूथ लीडर्स को उन्होंने बुलाया, और उन्होंने कहा कि जी हम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में पैनल डिस्कशन थी, तो मैं चला गया लाहौर। वहाँ मेरे साथ स्टेज पे मुझे याद है वकास अली साहब थे, जिनका वो एटम्स जो जूते हैं, मारखोर उस टाइम के ऊपर उनका ब्रांड था, अब एटम्स है, बड़ा मशहूर अमेरिका का ब्रांड, वो भी थे। पाकिस्तान की जो सब फुटबॉल टीम की कैप्टन थी, बड़ी मशहूर वेरी सक्सेसफुल, वो भी थी। और इसी के साथ एक खातून थी गुललई इस्माइल साहिबा, वो भी उस टाइम पे उस स्टेज पे थी। अच्छा, गुललई साहिबा जो थी वो बहुत पैशनेट थी डेमोक्रेसी के बारे में, और बहुत पैशनेट थी सेक्युलरिज्म के बारे में। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बोला कि ये जो है ना पाकिस्तान के अगर मसाइल आपने सारे सॉल्व करने हैं तो आपको डेमोक्रेसी चाहिए। बारहा उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के बगैर कोई फ्यूचर नहीं है, मुशर्रफ साहब बहुत बुरे थे और डिक्टेटरशिप बहुत बुरी थी, और डेमोक्रेसी हमारी सैल्वेशन है। और साथ ही उन्होंने बोला कि सेक्युलरिज्म के बगैर कोई फ्यूचर नहीं है, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट्स ने हमें तबाह कर दिया, और सेक्युलरिज्म आप ले आओ, आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब आखिर में ना जब ये पैनल डिस्कशन ख़त्म हुई, सब ने मुख्तलिफ बातें की, मैंने भी कोई डिफरेंट बातें की। जब वो ख़त्म हुई तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ। एक साहब ने बोला, क्योंकि मैंने अपनी टॉक पे बोला था, मैंने कहा था कि यार हमारे यहाँ हीरोज़ हमने नहीं बनाए, अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवानों को अच्छे रोल मॉडल्स नहीं मिले इन टर्म्स ऑफ हीरोज़, और वो सिर्फ जो मिले भी वो या तलवार वाले मिले या मैक्सिमम आपको क्रिकेट खेलने वाले मिले। उसके अलावा आपको कोई रोल मॉडल्स ग्रोइंग अप नहीं मिले जिसको आप देखते और आप एम्यूलेट करते कि यार मैं बड़े होकर बिजनेसमैन बनूंगा, या मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, या मैं फिजिसिस्ट बनूंगा, या जो भी बनूंगा। तो खैर इसके बारे में बात हो रही थी। तो जब फाइनल Q&A हुआ तो उसके ऊपर उन साहब ने पता नहीं कोई इस तरह का सवाल किया कि हमें तो मोहम्मद बिन कासिम एज अ रोल मॉडल मिले, और ये तो इस्लाम का मसला है, और इस्लाम, डोंट यू थिंक कि इस्लाम जो है वही मसला है मुल्क का। अब ये याद रखिए कि मैं कहीं से भी राइट विंगर नहीं था इस पॉइंट के ऊपर, ना ही मैं कोई रिलीजियस फैनेटिक था, ना ही मैं कोई कंजर्वेटिव था, जो कि आप एक एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक डब्बा जो है कंजर्वेटिव वाला कि यार ये बंदा दाढ़ी वाला, ये तो ऐसी बातें करेगा। मैं एक लॉजिकल सोचने वाला बंदा था, और मेरे लिए उस पॉइंट के ऊपर जब वो साहब आके इस्लाम को अटैक कर रहे थे तो मेरे लिए बड़ी लॉजिकल सी बात थी, जिसमें मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरी बात सुने। और कोई तकरीबन 1200-1300 लोग बैठे हुए थे ऑडियंस में ना। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे यहाँ पे हाथ खड़े करके बताएं कि कितने लोगों ने कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा है।
अच्छा, ये लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की बात है, ठीक है, विच इज़ द स्पेस जहाँ सारे लिटरेरी लोग इकट्ठे होते हैं, पढ़ने किताबें पढ़ने वाले, पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल एलीट वहाँ पे इकट्ठा होता है। सर 1200-1300 के क्राउड में से एक बंदे ने हाथ नहीं खड़ा किया कि मैंने ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ा है। और जब मैंने वो देखा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इस पूरे हॉल को देखें, आप मुझे कह रहे हैं कि मसला इस्लाम है, आपने इस्लाम को पढ़ा तक नहीं है। हमारा मसला ये कैसे हो सकता है? मतलब पहला स्टेप तो ये होगा ना, आप अगर किसी चीज़ से डिसएग्री भी करते हैं तो आप उसका मुतालिया तो करें। आप कैसे किसी चीज़ से डिसएग्री कर सकते हैं जब तक आपने उसको स्टडी ही नहीं किया? तो आप अगर कह रहे हैं कि यार ये मसला इस्लाम का है, तो आप पहले उसको स्टडी करें, फिर आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं क्यों है मसला इस्लाम का। लेकिन जब तक आपने नहीं स्टडी किया, आपने पहले इस्लाम को उठाया और इस्लाम को उठा के आपने एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में दे दिया कि यार तुम इसकी सबसे गंदी इंटरप्रिटेशन निकालो और फिर मुझे बताओ वो क्या है, और फिर मैं तुम्हारी इंटरप्रिटेशन को रिटन इन स्टोन करके कहूँगा कि यार चीज़ ही ख़राब है। आई मीन दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी अगेन। तो मैंने उनको एक बड़ी बेसिक सी बात बोली, मैंने कहा जी आप रिलीजन को स्टडी करें, और जब आप रिलीजन को स्टडी करेंगे, आप रिलीजन को रिफॉर्म करें। पढ़ा लिखा आदमी जब रिलीजन को स्टडी करेगा तो वो रिलीजन को सही वाला रिलीजन आगे लेकर आ सकता है। सो आई डोंट पर्सनली थिंक दैट रिलीजन इज़ द प्रॉब्लम, आई थिंक द वे दैट रिलीजन हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इज़ द प्रॉब्लम। अगेन बड़ी एक छोटी सी बात है, एक पैनल डिस्कशन है, एक मुकालमा है, उन साहब ने उसको समझा, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको रिसीव किया, उन्होंने कहा ओके थैंक यू। गुललाई साहिबा ने इस टाइम के ऊपर बोला, उन्होंने मुझे काउंटर किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं, और यही तो मसला है, आप क्यों रिलीजन 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 कर रहे हैं? हमें रिलीजन की नहीं ज़रूरत, हमें सेक्युलरिज्म चाहिए। आप मुल्क को सेक्युलर कर दें तो सब मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप फिर यही कह रहे हैं कि रिलीजन को समझें, रिलीजन को रिफॉर्म करें। अच्छा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुललाई साहिबा मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में आपने कॉन्स्टेंटली अपनी टॉक पे डेमोक्रेसी की बात की, ठीक है, आपने कॉन्स्टेंटली कहा कि डेमोक्रेसी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मैंने कहा आज आप रेफरेंडम कराएं और मुझे बताएं, इस मुल्क से आप पूछें कि कितने लोग जो हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं और कितने लोग सेक्युलरिज्म चाहते हैं। अगेन माइंड यू, उस टाइम के ऊपर मेरा दिमाग ये कहता था कि सेक्युलर हो जाए। मतलब मैंने जो दुनिया देखी थी, यार आप बाहर जाते हो, हर जगह जाते हो, किसी को कोई 1.5 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता, हर बंदा अपना रिलीजन फॉलो करे। सो सेक्युलर उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि स्टेट जो है वो इन्फोर्स कुछ नहीं करेगी, सुबह शाम आपको बैठ के रिलीजियस भाषण नहीं मिलेगा, हर बंदा अपना अपना रिलीजन करे। अगर सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान अपना जो उन्होंने करना है करें, नहीं है वो नहीं करें, सेक्युलर है, नो प्रॉब्लम। लेकिन लॉजिक का तकाजा ये था कि मैं उस पर लॉजिकली आर्ग्यू करूं कि आपने जब ये बात बोली है कि डेमोक्रेसी इज़ सुप्रीम, तो आप जाके लोगों से रेफरेंडम करा लें, क्या मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वांट्स कि सेक्युलरिज्म आए इस मुल्क के अंदर, या वो चाहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक आए? अगर इस्लामिक रिपब्लिक आए और दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी, देन हाउ कैन यू गो अहेड एंड से कि नहीं वो डिसीजन गलत है, वो मेरा एक ऑल्टरनेट डिसीजन इम्पोज हो? एंड डोंट यू थिंक इट इज़ मोर लॉजिकल कि इफ़ द मेजॉरिटी एडहेयर to the idea that Pakistan needs to be an Islamic republic, then maybe you need to reform the idea of how religion is practiced, and within the same framework that already everybody adheres to, उसमें आप जाके देखें कि मुआशरे के क्या मसाइल हैं और उन मसाइल का हल उसके थ्रू आप लोगों में इम्प्लीमेंट करें। खैर इसके ऊपर उन्होंने बैक ट्रैक किया, और बैक ट्रैक करके उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ना, कुछ चीज़ें जो हैं क्योंकि लोग जाहिल होते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं फॉर द ग्रेटर गुड। यहाँ पर आके मेरा माइंड ही बंद हो गया ना कि यार, मतलब अगेन एरर 404, राइट? लॉजिक गोज डाउन द ड्रेन एंड सडनली यू वांट डेमोक्रेसी बिकॉज यू कैन कंट्रोल इट. You don't want democracy as the will of the people, because if it's the will of the people, then how can you look down upon them? How can you say they are jahil? How can you say कि यार उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो तो बेचारे उनको पता ही नहीं है व्हाट्स गुड फॉर देम। खैर मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि जी यू कांट इम्पोज योर विल ऑन मेजॉरिटी ऑफ पीपल। अगर वो एक चीज़ सोच रहे हैं, अगर एक उनके सेट ऑफ आइडियोलॉजी है, तो आप ये नहीं कर सकते कि बस ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपने चीज़ चेंज कर दी, जो कि हिस्टोरिकली हमारे यहाँ ये होता रहा है कि हमारी पढ़ी लिखी एलीट जो है वो जाती है और लॉ बना देती है, विच इज़ वाई हमारे यहाँ लॉज बनते हैं, चेंजेस कोई नहीं आते, क्योंकि लॉज आर नॉट ड्रिवन बाय द पब्लिक, दे आर इम्पोज्ड फ्रॉम अनदर थर्ड कल्चर। उसको देख के उसको स्टडी करके हम लॉ तो बना देते हैं, लोगों को समझ नहीं आती। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इम्पोज नहीं कर सकते, एंड जस्ट बाय चेंजिंग द सिमेंटिक्स, मतलब आप लैंग्वेज बदल के आप सोसाइटी में चेंज नहीं लेकर आ सकते। मैं मानता हूँ कि इंटॉलरेंस है सोसाइटी में, खासकर उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, मैं मानता हूँ कि ये मसाइल हैं, लेकिन इनका हल इसमें नहीं है कि आपने मुल्क को सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया तो सडनली जो है अब सब अच्छे अच्छे भाई भाई होकर बैठ जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे होता ना तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री थी, और उस टाइम पे मैंने उनको बोला था, मैंने कहा क्योंकि उस टाइम पे भी आपको रिलीजियस इंटॉलरेंस नज़र आना शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर। मैंने कहा अमेरिका इज़ ऑफिशियली अ क्रिश्चियन कंट्री, लेकिन वहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन बहुत ज़्यादा मिल रही है, उस टाइम के ऊपर तो खासकर आपको बड़ी क्लियरली नज़र आती थी। वेयर एज इंडिया विच इज़ ए सेक्युलर कंट्री ऑफिशियली, वहाँ पर आपको रिलीजियस इंटॉलरेंस नज़र आ रही है। सो सिमेंटिक से फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ासकर आप मुझे बताएं कि अगर
आपने ये सेमेंटिक्स चेंज की और लोगों ने उससे नहीं एग्री किया और आपने ये इम्पोज कर दी उनके ऊपर, तो जब उसके बाद अगर खून खराबा होगा और प्रोटेस्ट होंगी और तबाही होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अगेन आपने एक ऐसी चीज़ जिसको लोग एग्री ही नहीं करते आपने उनके ऊपर इम्पोज कर दी। और अगर इसका आपने सोल्यूशन निकालना है तो इससे बेहतर नहीं है कि जिस लैंग्वेज को लोग समझते हैं, जिस आइडियोलॉजी को लोग बिलीव करते हैं, उसी आइडियोलॉजी की बेसिस के ऊपर उनको समझाया जाए, उसी आइडियोलॉजी में जाके झांका जाए कि यार उसमें टॉलरेंस के बारे में क्या कहा जाता है, उस पर पीस के बारे में क्या कहा जाता है, उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में क्या कहा जाता है, और फिर उसको इस्तेमाल करके लोगों को समझाया जाए। डोंट यू थिंक दैट वुड बी ए बेटर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? खैर, इस वक्त तक आर्गुमेंट बहुत हीटेड हो चुकी थी, तो मॉडरेटर आए, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी डिस्कशन हो गई ये वो, और उन्होंने मामला ख़त्म किया और हम स्टेज से उतर गए। और ये जो क्लैश था, जो लैक ऑफ लॉजिक थी, अगेन मैं बड़ा कंफ्यूज, मैं सोच रहा यार ये तो अपेरेंटली मैं ऐसे लोगों में बैठा हूँ जिनसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सारे बड़े लॉजिकल लोग थे, मे बी ये इतने लॉजिकल नहीं है। खैर, वो पैनल डिस्कशन ख़त्म हुई सर, मैं उधर स्टेज से उठ के मैं जैसे ही बैक स्टेज आया, एक बराज ऑफ पीपल केम एंड स्टार्टेड अटैकिंग मी। इमेजिन अ 24-year-old किड जो कि यूनिवर्सिटी से क्लासेस अटेंड करके लाहौर गया है, लाहौर जाके पैनल डिस्कशन में बैठा हुआ है, उसको मुझे याद है एक साहब आए, ही वॉज मे बी 60 समथिंग, और वो चीखना शुरू हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया मेरे ऊपर। मेन मतलब इवेंट है, उस पर चिल्लाना शुरू हो गया कि तुम जैसे लोग जो हैं उसकी वजह से बच्चे मरते हैं। आई बिलीव ये 2015 की बात है और APS का हादसा हुआ था कोई 2-3 महीने पहले। तो उसके ऊपर आके चिल्लाना शुरू हो गया कि तुम्हारी वजह से बच्चे मर रहे हैं। और मैं उनकी शक्ल देख रहा कि अंकल, आई मीन हाउ कैन यू से दैट, लाइक हाउ कैन यू से कि मेरी वजह से बच्चे मर रहे हैं जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दैट मे बी वी ऑल नीड टू स्टडी रिलीजन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज एंड देन हैव ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो MIT से PhD कर आया हुआ हूँ और मैं इतनी बड़ी चीज़, और उन्होंने जाके अपने क्रेडेंशियल्स बताना शुरू कर दिए कि मैं MIT से ग्रेजुएट किया हूँ और मैंने PhD की हुई है और तुम जैसे जाहिल लोग हैं और तुम टेररिस्ट हो और तुम जैसे लोग टेररिज्म पढ़ा रहे हैं। एंड दैट फॉर मी दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि मैंने इससे पहले एक्सट्रीमिज्म एक्सपीरियंस किया था राइट पे, टेररिज्म की मद में। यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक्सट्रीमिज्म एक्सपीरियंस किया ऑन द लेफ्ट या ऑन द लिबरल फ्रंट, जिस पे वो अंकल मेरी एक रैंडम सी बेसिक सी लॉजिकल बात के ऊपर मुझे टेररिस्ट बना छोड़े थे और मेरे पे चीख रहे थे। और आई मीन आई वाज शुक टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं उसको हंस खेल में लगा दूं, लेकिन आपके ऊपर एक 60 साल के अंकल, फुल वो जो नहीं अंकल होते ठेठ अंग्रेजी और एक बड़ी लाहौर की गुलबर्ग वाला क्राउड, वो आप पे आके चीख रहे हैं और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी इम्पोस्टर सिंड्रोम भी है। It was weird. Anyways, again एक इंसिडेंट जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया। अब इस पॉइंट के ऊपर ना मेरी डिसइल्यूजनमेंट फ्रॉम माय ओरिजिनल बिलीफ सिस्टम ऑफ दिस यूरोसेंट्रिक वेस्टर्नाइज्ड जो बिलीफ सिस्टम था, उससे डिसइल्यूजनमेंट होना शुरू हो गई हुई थी। और प्रॉबेबली यही रीज़न था कि उसके बाद जब भी मुझे थोड़ी सी ट्रैक्शन मिलती थी तो मैं कॉन्स्टेंटली एक कंट्रोवर्सी में पड़ता था, क्योंकि मैं दिखने में, बोलने में, नेटवर्क में वो लड़का था जो कि वेस्टर्नाइज थॉट के फिल्टर बबल में था। मतलब मैं अगर बोलूँगा तो मेरे इर्द गिर्द तमाम वो लोग सुनने वाले हैं जो कि उस वेस्टर्नाइज थॉट को फैक्ट समझते हैं। और चूंकि मैं लॉजिक की बुनियाद के ऊपर बातें कर रहा था तो वहाँ पर हमेशा कोई कंट्रोवर्सी होती थी और हमेशा जो है ना मुझे मार पड़ती थी। और डिफरेंस ये था कि मैं इमोशंस या आइडियोलॉजी के साथ नहीं सोच रहा था, मैं लॉजिकली सोच रहा था, मैं चीज़ों को ओरिजिनल थॉट के साथ एनालाइज कर रहा था। और उसकी वजह से अगेन पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। बट हैविंग सेड दैट, स्टिल मैं इस पॉइंट के ऊपर अगर अपने आप को प्लेस करूँ तो मैं सेंटर लेफ्ट था, जैसे मुझे स्टिल ये लग रहा था कि यार ठीक है, चलो लेफ्ट के अंदर कुछ हिपोक्रिटिकल बातें हैं, कुछ गलत बातें हैं, वेस्ट की जो आइडियोलॉजी है उस पर कुछ क्रैक्स हैं, लेकिन स्टिल देयर आर ओवरऑल अ बेटर सिस्टम एंड हमारे माशरे को एक ओवरहॉल की ज़रूरत है और हमारे माशरे को चेंज की बहुत शदीद ज़रूरत है और हमें वो करना चाहिए। एंड ओवरऑल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जो राइट है, जो कंजर्वेटिव्स हैं, दे आर अ बिगर प्रॉब्लम। खैर, मैं ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट होने के बाद मैंने कंटेंट वगैरह छोड़ दिया, मैं एक जॉब पे लग गया। इसी तरह मैंने 3-4 साल गुजारे और 2018 में बिफोर आई स्टार्टेड कंटेंट अगेन, मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो गया था। तो मार्च के महीने में औरत मार्च नया नया उस टाइम पे शुरू हो रहा था और मैं बड़ा सपोर्टिव था औरत मार्च के लिए, क्योंकि मुझे था कि यार ख़वातीन को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ख़वातीन को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और अगर औरत मार्च एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ख़वातीन फाइनली अपने लिए वो स्पेस बना रही हैं, तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। मेरी उस टाइम पे शादी भी हो चुकी थी, मैंने अपनी बेगम को भी बोला कि आपको जाना चाहिए औरत मार्च पे और बड़ा अच्छा है और सारा कुछ है। और 2017 में भी आई बिलीव हुई थी औरत मार्च और उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। ये दूसरी दफ़ा हो रही थी और इस पे फिर से जो है वो जिस दिन मार्च थी उस दिन मैं तो खैर ऑफिस में था, मैं जॉब कर रहा था।
तो शाम को मैं आया, मैंने देखा कि फिर से वही हुआ कि जी कुछ वो पोस्टर्स वगैरह हैं और वो बड़े ना स्पेसिफिक फ्रिंज के पोस्टर्स हैं, डीएचए लाहौर के अंदर से वो निकले हुए पोस्टर्स हैं, और वो कोई आंटीज़ हैं, उन्होंने सन ग्लासेस पहनी हुई हैं, उन्होंने पोस्टर पकड़े हुए हैं और पूरा मीडिया उनके बारे में बात कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ आगे पीछे बड़ी अच्छे अच्छे लोगों ने आके उसको उठाए हुए हैं कि यार बलूचिस्तान से ख़वातीन आई हुई हैं, मिडिल क्लास ख़वातीन, लोअर मिडिल क्लास ख़वातीन, वो एजुकेशन की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं हमें राइट टू एजुकेशन चाहिए, हमें राइट टू इनहेरिटेंस चाहिए। और पूरे मीडिया में किन पोस्टर्स की बात हो रही है कि यार गर्दन काट के माइक्रोवेव में डाली भी है, तो ये हुआ है, तो वो हुआ हुआ है। बहुत ही आउटरेजियस जो कंटेंट था, जो कि अगेन किसने बनाया हुआ है, लाहौर में डीएचए में खड़े वो ख़वातीन जो कि प्रिविलेज में बहुत ऊपर हैं वर्सेस अ लॉट ऑफ अदर वुमेन जिनको वो स्पेस मिलनी चाहिए थी। अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर डिबेट कर रहा है कि ये देखो ये पोस्टर जो इन खातून ने डीएचए में पकड़ा हुआ है कितना बुरा है, और वो इग्नोर कर रहा है कि यार कितनी अच्छी बातें भी हो रही हैं और हमें ख़वातीन को हकूक़ देने हैं। और अगेन मैं ना इसमें मैं अभी लेफ़्ट की साइड पे हूँ, और मैं अभी ये नहीं सोच रहा कि ये डीएचए की ख़वातीन कितनी बुरी हैं, इन्होंने ये पोस्टर उठा लिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं क्यों लोग इन पोस्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, और भी तो इतनी अच्छी बातें हैं। तो मैं अपने ना दिमाग में सोच रहा हूँ कि अच्छा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं राइट के लोगों को समझाऊँ कि यार ये अगर पोस्टर्स कुछ ऐसे हैं कि जिससे आप ऑफेंड हो रहे हैं या आप एकदम से आउटरेज हो रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर करें और आप ओवरऑल मूवमेंट को देखें कि वो कितनी पावरफुल है और उसमें कितनी अच्छी बातें हो रही हैं, और आप उसको सपोर्ट करें। तो मैंने खैर सोचा, और अगेन आई विल सर्कल बैक टू माई अर्लियर, जब मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैंने ह्यूमनाइज़ किया हुआ था, तो मुझे समझ आती थी कि यार ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं या क्यों एकदम से थ्रेटन फील कर रहे हैं। तो मेरी थॉट ये थी कि मैं उनके नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे उनको समझाऊं कि उनको समझ आ जाए। खैर मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, जो कि मैंने अपने हिसाब से उस वक्त सोचा, मैंने कहा यार क्या जीनियस पोस्ट मैंने डाली है। मैंने पोस्ट ये डाली, मैंने कहा यार चंद एलिटिस्ट ख़वातीन की वजह से पूरी मूवमेंट को आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगेन क्योंकि मैंने राइट को करना है और राइट जनरली रिलीजियस और कंजर्वेटिव होती है, तो मैंने उनको समझाना है, मैंने उनको ये समझाना है कि यार कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी मूवमेंट या कोई भी फिलॉसफी को आप कंप्लीटली डिसरिगार्ड नहीं करते, क्योंकि फ्रिंजेस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको बड़े अच्छे से समझ आता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की मिसाल देके, क्योंकि रिसेंटली रिलीजन में एक्सट्रीमिज्म ऐसा आया जिसको यूनानिमसली सब रिजेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला ये थोड़ी सी एलिटिस्ट ख़वातीन है जिनकी वजह से आप सारे आउटरीच कर रहे हैं, हालांकि मूवमेंट बुरी नहीं है। जस्ट लाइक अलकायदा डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल मुस्लिम्स, सिमिलरली अ फ्रिंज डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर मूवमेंट। आप ओवरऑल औरत मार्च को डिसरिगार्ड ना करें जस्ट बिकॉज ऑफ आउटरेजिंग ओवर अ फ्यू पोस्टर्स। अच्छा, मैंने अपने हिसाब से, मैं अभी सोच भी नहीं रहा कि लेफ्ट के लोगों को ये मसला होगा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि यार ये राइट वाले शायद मुझे कुछ आकर अटैक करें कि यार आप भी चुत्तू हैं, आप क्यों औरत मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो यार मैं डालूंगा और देखता हूँ कुछ लोग फ्लिप होते हैं। मैंने ये डाली, मैंने फेसबुक पे भी स्टेटस डाला, पता नहीं मैंने ट्विटर पे डाला या नहीं डाला, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया। ट्विटर पे मैंने नहीं डाला था, इंस्टाग्राम पे मैंने डाला। और मैं पोस्ट जैसे ही मैंने किया ना, तो पहले 5 मिनट में मुझे 3-4 लोगों के कमेंट्स आए कि हाँ हम तो सुबह से बड़े एंटी औरत मार्च हुए हैं, बट थैंक यू, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर मोर अबाउट औरत मार्च। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार जॉब वेल डन। लोगों का पॉइंट आखिर में यही है कि यार लोगों का माइंड फ्लिप करो और उनको अपनी तरफ एलाई करो, उनको अपनी तरफ लेकर आओ और उनसे एक लेजिटिमेट राइट्स मूवमेंट की सपोर्ट लो। खैर मैंने अपना इंस्टाग्राम बंद किया, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा जी चलो ठीक है, मैंने फाइनली बड़े सारे राइट के लोगों को फ्लिप कर दिया है। आधे पौने घंटे बाद मैं देखा, मुझे ट्विटर की एक नोटिफिकेशन आई। ट्विटर की नोटिफिकेशन मैंने खोली, उस पर ट्वीट आया हुआ, सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी थिंक्स दैट पता नहीं वुमेन आर अलकायदा एंड ही कंपेयर्स देम टू अलकायदा एंड ही थिंक्स वुमेन आर टेररिस्ट। मैं तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, अगले 4 घंटे मैंगो बास पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मुझे बड़े बड़े जर्नलिस्ट कैंसिल कर रहे हैं, टेररिस्ट, ये तो है ही कंजर्वेटिव, साइकोपैथ, पता नहीं क्या, कुछ सेक्सिस्ट, शोविनिस्ट। मेरी बेगम को मैसेजेस आ रहे हैं कि इसको डिवोर्स करो, ये तो है ही पता नहीं क्या। और मैं सर खो जा रहा कि यार मतलब अगेन मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम राइट है, कंजर्वेटिव्स हैं, मुझे उनको फ्लिप करना है, और अटैक मुझे मेरे अपने एलाइज कर रहे हैं जो कि पता नहीं किस इमोशनल समथिंग में थे, और वो कह रहे हैं कि नहीं ऑल वुमेन नीड टू बी स्पीकिंग आउट एंड दिस एंड दैट। अच्छा, कीपिंग इन माइंड कि उस मेरी वो बात करने के 1.5 साल बाद इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी आ गया, और ये भी बात आ गई कि क्लास डिफरेंस होता है और प्रिविलेज के लेवल्स होते हैं। तो जो मेरी बात थी कि यार लाहौर की एलिटिस्ट डीएचए की ख़वातीन की प्रिविलेज बहुत ज़्यादा है, वो अगर आउटरीच मटेरियल बना करके आउटरीच क्रिएट कर रहे हैं वर्सेस बलूचिस्तान के आई हुई ख़वातीन जो कि तमीज़ से अच्छी बात कर रही हैं, तो वो गलत कर रही हैं डीएचए वाली, क्योंकि वो उनको जो अटेंशन मिल सकती थी अच्छी, वो उस अटेंशन को अपनी तरफ लेकर आ रही हैं बाय जस्ट पुटिंग आउट आउटरीच मटेरियल, व्हेन यू कैन एक्चुअली हैव मच मोर मैच्योर
क्वालिटी कॉन्वर्जेशंस। बट खैर मे बी मैं एक इमोशनल सोसाइटी में बहुत लॉजिकल हो गया था, मे बी मैं 2-1 साल पहले था इस एनालिसिस में या इस क्रिटिक में, क्रिटिक थी भी नहीं, सबसे मज़ेदार बात ये। और खैर वो मैं पूरा उसके बाद कैंसिल हुआ और आज तक मुझे ये औरत मार्च वाला क्राउड फॉलो करता है कि यार तुम तो हो ही ऐसे। उन्होंने डब्बा बना लिया, उन्होंने बस कर लिया कि ये तो है ही बुरा। क्यों? क्योंकि अगेन एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंजेस मोर ऑफन देन नॉट डू नॉट फॉलो लॉजिक, they follow ideology. When you follow blindly an ideology, तो all logic goes down the drain. Especially this is important for Pakistan because पाकिस्तान में आउटरीच को इस्तेमाल करके आप जेंडर के बारे में लोगों को नहीं सिखा सकते। आप थप्पड़ मार के किसी को नहीं सिखा सकते, क्योंकि थप्पड़ मार के आप सिर्फ उसको डिफेंसिव करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसको जो है ना पीछे हटा देते हो। आपने अगर उसको समझाना है तो आपने उसको प्यार से समझाना है। मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड बताता हूँ, ख़वातीन को 2 मिनट साइड पर रखें। जितने मर्द आते हैं ना और आके फेमिनिस्ट बनते हैं, वो बचपन में सारे के सारे सेक्सिस्ट थे, क्योंकि ये मुआशरा इनहेरेंटली सेक्सिस्ट था। और सिर्फ ये मुआशरा इनहेरेंटली सेक्सिस्ट नहीं था, पूरी दुनिया इनहेरेंटली सेक्सिस्ट थी। अमेरिका तो हमसे बहुत पीछे था, मतलब हम तो बहुत फिर भी आगे थे। अगर ये जो वेस्ट को देखते हैं और वेस्ट कितना बड़ा किंग था, तो वेस्ट तो हमसे बहुत ही पीछे था। बट पूरी दुनिया में सेक्सिज्म का मसला था। बट ये इस वजह से कंफ्यूजिंग है बिकॉज 90s में जिस शाहरुख खान को तमाम ख़वातीन ने ग्लोरीफाई किया और कहा कि वाह कितना ज़बरदस्त शाहरुख खान है, और लड़कों को ये समझाया कि यार शाहरुख खान जैसे बनो, वो शाहरुख खान, मैंने तो उसकी फिल्में देखी हैं पुरानी, वो जितना वो हरास करता फिरता था लड़कियों को कि वो नो कर रही हैं, वो ट्रेनों में उनके साथ फिर रहा है और पीछा कर रहा है उनका, तो जाहिर है लड़कों के दिमाग में अजीब गरीब थॉट बनी हुई है। आपने उसको रीवायर करना है। आपने ये नहीं करना कि उसको पूरी ज़िंदगी एक फ्रेमवर्क दिया और अब आप उस पूरे फ्रेमवर्क को फ्लिप कर रहे हो और आप कह रहे हो यार तुम्हारी गलती है। अगेन बहुत बुरे लोग हैं सोसाइटी के अंदर, बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा उनसे प्यार से बात करें, उनको सजाएं भी दें, उनको सारा कुछ करें, बट मैं जनरल डिस्कोर्स की बात कर रहा हूँ कि आप अग्रेशन के ऊपर सपोर्ट नहीं बिल्ड कर सकते। हाँ, आप एक्टिविज़म कर सकते हैं, आप अपना दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक मूवमेंट रन कर रहे हैं ना, तो आपने उसके अंदर लीडरशिप भी दिखानी है, आपने उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ भी दिखाना है, आपने उसमें सोल्यूशंस निकालने हैं। आपने उसमें ये नहीं करना कि यार मैं जितना ज़्यादा शोर क्रिएट कर सकता हूँ कर लूँ, बेशक उससे आउटकम जनरेट हो या ना हो। भाई मैं तो आउटकम ओरिएंटेड हूँ ना। लॉजिक डिक्टेट्स कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लिप करने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छाई की तरफ लेकर आने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी, सिक्योरिटी, टॉलरेंस की तरफ लेकर आने हैं, तो मैं उसी फ्रेमवर्क में उसको ऑपरेट करूँगा। खैर इस इंसिडेंट के बाद जो मैं थोड़ा बहुत अगर मैं सेंटर लेफ्ट पे था तो मैं मजीद वापस सेंटर पे आ चुका था, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हो गई थी कि इस साइड के ऊपर भी रैशनल थॉट अब रह नहीं गई, अब वाइब्स और इमोशंस ही रह गए हैं। और राइट को और कंजर्वेटिव्स को आप कम से कम एटलीस्ट इस बात का बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं कि यार ना उनके पास एजुकेशन थी, ना उनके पास वसाइल थे, ना उनके पास एक्सपोजर था। वो अगर एक्सट्रीमिस्ट फ्रेंच पे जाते हैं और वो रैशनल कॉन्वर्जेशन या रैशनल डिस्कोर्स को रिजेक्ट करते हैं, तो उनका तो फिर भी आप कह सकते हो अंडरस्टैंडेबल है। बट सर आपके पास तो एजुकेशन भी थी, आपके पास तो पैसा भी था, आपके पास तो एक्सपोजर भी था, आपके पास प्रिविलेज थी, ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप किस बेसिस पे जाके अपने से नीचे लोगों को बेइज्जत करते हैं? आप कैसे उनको बुरा भला कहते हैं? आप कैसे उनको ऑस्ट्रासाइज करते हैं? और मज़ेदार बात यह कि लैंग्वेज सारी वो वाली इस्तेमाल करेंगे कि अपनी प्रिविलेज देखो और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे होता है और वैसे होता है, और इस फिलोसोफर ने वो बोला और उस फिलोसोफर ने वो बोला। बट सर आप थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस तो लेकर आए ना अपने अंदर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आप अपनी प्रिविलेज किस हद तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। बहुत सारी लाइफ में थीम्स होती हैं, थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड वाइट। एंड सो जब आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाते हैं तो आपको अपने अंदर भी थोड़ी सी ह्यूमिलिटी लानी चाहिए, थोड़ा सा ठहराव लाना चाहिए, जो कि मुझे उस टाइम पे इनकी तरफ से लैकिंग लगा। और इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, जिसके ऊपर मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो करूँगा कि किस तरीके से हमारे बहुत सारे एजुकेटेड लेफ्ट विंग लोगों को पता भी नहीं है कि किस तरीके से वो एसेंशली लेफ्ट विंग नहीं है, वो बेसिकली वेस्टर्नाइज्ड हैं। ऑल दे रियली वांट इज़ ए वेस्टर्नाइज्ड वे ऑफ लाइफ, अ वेस्टर्नाइज्ड सिस्टम जिसमें वो रहना चाहते हैं, जो कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा हो। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सर अगर इफ दैट्स व्हाट यू वांट, अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आई एम नॉट ऑन द राइट सेइंग दैट आप काफिर हैं या आप बुरे हैं जो आप ये चीज़ चाह रहे हैं। दैट्स परफेक्टली ओके। अ ह्यूमन बीइंग कैन चूज टू लिव इन दैट सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड ऑल ऑफ द इज़म्स। प्रॉब्लम इज़ कि आप पाकिस्तान को अपने रंग में क्यों रंगना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की मेजॉरिटी एक डिफरेंट चीज़ चाह रही है। आपको अगर एक डिफरेंट चीज़ चाहिए तो पहले सेल्फ अवेयरनेस लेकर आए, पहले ये रियलाइज़ करें कि ओ आई वांट समथिंग दैट पाकिस्तान डज नॉट हैव टू ऑफर एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव टू ऑफर because Pakistan is unique and Pakistan has its own flavor. And maybe then, instead of looking down upon Pakistan and Pakistanis and Pakistani culture and trying so hard to twist and turn everybody's statements and everybody's feelings, आप खुद अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। बट नॉनदलेस ये एवोल्यूशन का हिस्सा था और ये मार हमने खानी थी।
उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। 2020 में भी हमने मार खाई, 2022 में भी, 2021 में भी हमने मार खाई। मोस्ट रिसेंट जो हमने मार खाई, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अब बस हो गई है, लोगों की भी बस होना शुरू हो गई है, और दे डू नॉट वांट this sort of extremist rhetoric, this us versus them, this black and white. They are beginning to understand कि there is a lot of grey, और मैंने फिर reach out करना शुरू किया to a lot of people जो कि on the left and the right side of the spectrum पे थे। मुझे लोगों ने मना भी किया, लेकिन ये कि मैंने, क्योंकि मैं पॉडकास्ट का मेरा टोटल प्रेमिस ही ये था, खासकर जो 2020 में मैंने मार खाई थी, वो एक लंबी कहानी है, किसी और दिन आपको फिर से सुनाऊंगा। लेकिन ये कि उस वक्त जब मैंने मार खाई थी तो उसके फ़ौरन बाद मैंने कहा, यार यू नो व्हाट, आई वांट अ स्पेस फॉर डिस्कोर्स, आई वांट अ स्पेस वेयर context driven conversations हो सकें, which is why I started Thought Behind Things and the podcast। तो वो जब 2-2.5 साल करने के बाद मुझे हुआ कि यार, मैंने पहले बहुत अवॉइड किया कि मैं ना फ्रिंजेस की डिस्कशन ना करूं, मैं सेंटर को स्पेस दूं, बट मैंने देखा कि फ्रिंज ग्रो से ग्रो होता जा रहा है। राइट पे आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इमर्ज कर रहे हैं जो कि अगेन एक सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव रेटरिक लेकर आ रहे हैं, और वो रेटरिक इस्तेमाल करके जो राइट के लोग जो मार खाए हुए हैं वो उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी तरीके से लेफ्ट पे आपके बहुत सारे लोग इमर्ज किए हुए हैं जो कि अपने साइलों में ऑपरेट कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि मैं रीच आउट करता हूँ। वन ऑफ दोज, उस पर मैंने सैयद मुज़म्मिल शाह साहब से भी पॉडकास्ट की नवंबर 2021 में, बड़ी अच्छी पॉडकास्ट हुई, हमारा एक बड़ा अच्छा तबादला ख्याल हुआ। इसी तरीके से फिर मैंने तैमूर रहमान साहब से भी पॉडकास्ट की, और मैं पहले मैं लेफ़्ट पे जा रहा था बिकॉज आई थॉट कि दीज आर द पीपल जो कि जिनसे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ, सो आई कैन हैव अ मोर रैशनल कॉन्वर्जेसन विद दैम, क्योंकि राइट का थोड़ा ना स्केरी होता है। आप रिलीजन डिस्कस करते हैं, उस पर अगर आप किसी चीज़ पे डिसएग्री कर लें तो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। सैयद मुज़म्मिल और तैमूर रहमान साहब से मेरी बड़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं शहजाद गयास को बुलाता हूँ अपनी पॉडकास्ट पे। अच्छा, मैं तो बुला नहीं सका, मैं कराची जा रहा था, उन्होंने कहा कि यार आप आ जाए मेरी पॉडकास्ट पे। मैंने कहा यार मैं बड़ा थका हुआ था, मैं फ्लाई इन किया था, हमने एक इवेंट किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि यार रेस्ट करता हूँ, लेकिन ही सेड अ कपल ऑफ टाइम्स, आ जाओ खैर है, ईजी है, चलेंगे, ये है वो। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, कितना ही मुश्किल है। मैं चला गया उस पॉडकास्ट के ऊपर, पूरे पाकिस्तान ने वो देखा, वो क्लिप भी उसका वायरल हुआ। उस पॉडकास्ट के ऊपर मैं ऑनेस्ट टू गॉड ऐसे गया था कि यार यू नो व्हाट, लेट्स क्रिएट ए ब्रिज, लेट्स हैव ए कॉन्वर्जेसन। बट देन शहजाद भाई को कुछ और मूड था उनका, और उन्होंने जो है ना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द गेट गो, औरत मार्च पे तुमने ये बोला और उस पर तुमने वो बोला, और मुझे आज तक फॉर द लाइफ ऑफ मी, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला ना कि मुझे नहीं समझ आई कि मुझे क्यों मिसकंस्ट्रू किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे से मसला है, मुझे तो समझ भी नहीं आया आज तक कि एग्जैक्टली मसला है क्यों। लाइक शहजाद गयास को मेरे से मसला था क्या पॉलिटिकल मसला था? मतलब क्या मैंने, क्योंकि मैंने पब्लिकली बोल दिया था कि मैं पीटीआई को वोट दे चुका हूँ, या मैंने इमरान खान की पॉडकास्ट कर दी थी, तो वो वाला मसला था? भाई एटलीस्ट शहजाद भाई, मैंने तो ओपनली बोल दिया कि मैं पीटीआई को वोट करता हूँ। आप तो वो भी नहीं बोलते ना, आप बोल दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन आप उसके दरमियान में विगल अराउंड करते हैं। मेरा मसला थोड़ा सा उस पर ये भी आ जाता है ना कि यार आप कम से कम ऑनेस्टी के साथ करें, जो भी आप कर रहे हैं आप ऑनेस्टी के साथ करें, आप दरमियान में खेलने वाले ना बने, आप जो हैं वो बता दें। तो उन्होंने उसके ऊपर एक के बाद एक बराज ऑफ अटैक्स किए, बट चलो अटैक्स किए, मैं भी बैठा, आई स्टूड माई ग्राउंड। मैंने जिन जिन चीज़ों पे मुझे लगता था कि यार मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, मैंने एक्सप्लेन किया। जिन चीज़ों के मुझे था कि यार मैं अपोलोजाइज़ कर देता हूँ, तो मैंने अपोलोजाइज़ कर दिया। वो पॉडकास्ट हो गई। उसके बाद देन शहजाद वेंट, टुक अ क्लिप आउट। सवाल उसने मेरे से किया कि तुम एलीट थे। एलीट के ऊपर मैंने बोला कि मेरे पास करोला थी, एलीट के पास करोला नहीं होती। एलीट पैदा होता है तो अमेरिका जाता है, मैं पैदा होते ही अमेरिका नहीं गया, मैं अपर मिडिल क्लास था। मैंने उस पॉडकास्ट में ये बात एक्सप्लेन की। मिडिल क्लास जब आप बोलते हो तो आप वैसे भी उसमें 3 वो आते हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। शहजाद भाई ने क्लिप निकाल के उसको टाइटल दिया इज़ मुज़म्मिल मिडिल क्लास। ज़ाहिर है कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट मिडिल क्लास, आई हैव नेवर क्लेम टू बी मिडिल क्लास, बट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी ना, 2 नंबरी थी जो कि आपने उस टाइम के ऊपर वो की। तो वो फिर वो हुआ, पूरे पाकिस्तान ने मुश्तरका आज तक मुझे लोग आए कहते हैं आप वही मिडिल क्लास वाले हैं। मेरी कोई इंस्टा पे चीज़ थोड़ी सी भी वायरल हो जाए, कोई रैंडम बंदा आएगा, वो आएगा यार आप वो मिडिल क्लास वाले हैं। वहाँ पे भी मुझे हुआ कि यार पढ़ा लिखा आदमी है भाई, तू लम से ग्रेजुएट किया है, फुल ब्राइट से पढ़कर आया है, अजीब बातें कर रहे हैं ना। मतलब आगे मुझे कह रहा है कि तो आपने पीटीआई गवर्नमेंट के साथ, आपने फेडरल गवर्नमेंट में काम किया तो आप पीटीआई के हो गए हो बिकॉज पता नहीं क्या। तो भाई शहजाद भाई, आप क्या यूएस के स्पाई हो, या आप यूएस की फंडिंग पे चलते हो क्योंकि आपने फुल ब्राइट पे स्कॉलरशिप ली है? मतलब लॉजिक और रैशनैलिटी से बिल्कुल बरक्स। एंड दैट सॉर्ट ऑफ पार्टिजनशिप जो मुझे एक्सट्रीम फ्रिंजेस पे नज़र आई ना, उसकी वजह से पहले तो मुझे हुआ कि
होता क्या है कि जब आपको फ्रिंज से मार पड़ती है ना तो बड़ा आसान होता है, तो आप पोलर ऑपोजिट पे जाके बैठ जाओ। मतलब अगर आपको लेफ्ट से मार पड़ रही है तो आप राइट से जाओ, और जाके आपने इस तरह के बड़े देखे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा या बंदी है, उसको अगर लेफ्ट ने कैंसिल करना शुरू कर दिया तो वो पहला काम करेगा, वो जाएगा जाके इस्लाम को लेकर आएगा और वो कहेगा ये सारे खूनी लिबरल्स हैं ही बुरे। तो वो जो है ना अस वर्सेस देम बना के अपनी पावर एग्जर्ट करने की कोशिश करेगा और अपनी बैक बनाएगा। तो पहले तो मुझे हुआ, मैंने कहा यार व्हाट, मे बी आई शुड रिस्पॉन्ड टू दिस, क्योंकि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मुझे आके लोग गालियाँ दे रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं और मैसेज कैंसिल कर रही हैं। मतलब अगेन, जिस कॉम को मैंने ह्यूमनाइज किया, जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया, जिसको मैंने जाके एलिटिस्ट से फड्डा लिया कि यार नहीं, आपको इनको एजुकेट करना चाहिए है, आपको इनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उस कॉम ने आके मुश्तरका कैंसिल जब किया ना तो तब वाकई दिल टूटा, वाकई दिल टूटा। एक गलत बात पे किया, सही बात पे करते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट गलत बात पे किया, और उनकी गलती भी नहीं थी, उनको ज़ाहिर है जो दिखाया गया वो दिखाया गया। So that incident also left a huge mark on me. And again, initially I thought कि maybe I should go and defend myself. बट रैशनल थिंकिंग का तकाजा अगेन यही है, लॉजिक का तकाजा यही है कि अगर कोई फ्रिंज पे है ना, तो क्योंकि रैशनैलिटी आपको ये बताती है कि फ्रिंज ज़्यादा से चलती नहीं है। आप अगर पार्टिजान हो भी जाओ, या आपका अगर टनल विजन है और आपको बस वही नज़र आ रहा है, तो इससे आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इन द लॉन्गर रन आप सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और चूंकि मेरा मानना ये है कि ओवरऑल पब्लिक बकरियां नहीं हैं, वो शीप नहीं हैं। आप उनको आज बेवकूफ़ बना लेंगे, आप उनको अगले हफ्ते बेवकूफ़ बना लेंगे, बट इन द लॉन्गर रन जिस तरह मैंने इवॉल्व किया है वैसे ही उन्होंने भी इवॉल्व करना है। इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन हर इंसान ने इवेंचुअली डिफरेंट फ्रिंजेस से होते हुए सेंटर पे आना है। सो मैं थोड़ा सा पुल बैक हुआ। ज़ाहिर है बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स थे, दिस वाज अ मेजर हार्ट ब्रेक एज वेल, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मुझे याद है कि उस हफ्ते में सिर्फ शहजाद गयास ने ये नहीं किया, इरफान जुनेजो अपनी स्टोरी पे गया और उसने जाके, अगेन इरफान को मेरे से क्या मसला है आज तक मुझे नहीं पता, ऑनेस्ट टू गॉड मुझे नहीं पता इरफान को मेरे से प्रॉब्लम है क्या, बट इरफान ने जो है वो अपनी स्टोरी पे जाके डाल दिया कि जी मुजम्मिल, मेरा नाम लिए बगैर के एक पॉडकास्टर हैं, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और वो जो है ना उनको लगता है कि उनको सब आता है। मुझे तो नहीं पता कि मुझे सब आता है मैंने कब क्लेम किया कि मुझे सब आता है? मतलब अपनी इनसिक्योरिटी है तो उसके ऊपर आप वाइब्स पे खेल रहे हो। नंदलेस उन्होंने आके उसके ऊपर एक पूरी स्टोरी डाल दी, फिर लोगों ने आके उस पर बोलना शुरू कर दिया। उस पर इरफान भाई ने बोला कि जी मुजम्मिल ने इतना एरोगेंट है कि इसकी टीम ने मुझे पॉडकास्ट के लिए कांटेक्ट किया। मतलब विच वाज अगेन फैसिनेटिंग, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि एक प्रोसेस होता है और जब आपकी गेस्ट कोऑर्डिनेशन हो रही होती है और आपने एक बंदा हायर किया होता है तो वही बंदा रीच आउट करता है। बट इरफान भाई को ये बुरा लगा कि टीम ने क्यों कांटेक्ट किया। तो उसमें एरोगेंस पता नहीं मेरी थी या एरोगेंस किसी और की थी जिसको बुरा लगा कि एक रैंडम टीम मेंबर ने क्यों कांटेक्ट किया, बड़े आदमी ने क्यों नहीं किया। बट नॉनदलेस अगेन आई डोंट नो पॉइंट बीइंग कि ये वन आफ्टर द अदर जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तो उसके बाद मैंने बहुत इवैल्यूएट किया, मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत स्टडी किया कि अच्छा पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है, जो कैंप्स बन रहे हैं, जो एक पोलराइजेशन की एक फर्दर लहर आ रही है, क्या मुझे उसका हिस्सा बनना है? क्या मुझे व्यूज़ की दौड़ में या पब्लिक सपोर्ट की दौड़ में, या अगर मैं राइट से पहले लेफ़्ट पे गया तो क्या मुझे लेफ़्ट से फुल राइट पे जाना है, या मुझे कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म अप्रोच लेनी है और मुझे बेशक शॉर्ट टर्म पे वो कहते हैं ना लूज़ द बैटल विन द वॉर, तो क्या शायद मुझे कुछ बैटल्स में हार तस्लीम कर लेनी चाहिए और ओवरऑल बिगर पिक्चर पे फोकस करना चाहिए। क्या मैंने इवेंचुअली किया वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। ऑलरेडी इस एपिसोड में मैंने बड़े सारे लोगों के नाम भी ले लिए हैं और बड़े सारे इंसिडेंट्स को खोल भी दिया है। अगेन मैंने आई डोंट मीन टू रिडिक्यूल एनीवन, आई डोंट मीन टू कंप्लेन अबाउट एनीवन। आई डू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ सर्टेन सेट ऑफ एक्सपीरियंस। शहजाद भाई को अपने लाइफ के कोई एक्सपीरियंसेस होंगे जिसकी वजह से वो जो है वो इस तरह से उन्होंने मेरे साथ रिएक्ट किया, उस तरह से उन्होंने साहिल अदीम के साथ रिएक्ट किया, काफ़ी सारे लोगों के साथ वो करते हैं। मेरी जनरली बस यही होता है कि मैं उनको अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं उनको ह्यूमनाइज भी करता हूँ, मैं उनसे एग्री नहीं करता क्योंकि उनका जो तर्ज है वो पर्सनली आई थिंक दैट्स वेरी एरोगेंट। बिकॉज जैसे इरफान भाई को लगा कि हम बहुत एरोगेंट हैं, हमें लगता है हमें सब पता है, हमें नहीं पता, वाकई नहीं पता, वरना हम अपने गेस्ट्स के साथ इसी तरीके से गुस्से में आके जो है ना इम्पोज कर रहे होते हैं अपने ओपिनियंस, तो हम तो सुनने के लिए बैठते हैं। लेकिन ये कि अगेन इट्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रॉमा एंड आई गेट दैट। आई डोंट ब्लेम द पीपल जो औरत मार्च वाले उस टाइम के ऊपर थे जिन्होंने मुझे अटैक किया। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकता कि उन लोगों की लाइफ में क्या ऐसी ट्रॉमास हुए होंगे, क्या ऐसी हरासमेंट्स हुई होंगी जिसकी वजह से मेरी बात उनको टोन डेफ लगी। मेरी बात में कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनका रिएक्शन भी
हो सकता है कि वारंटेड हो, बेशक वो गलत हो लेकिन वो वारंटेड हो सकता है. सो आई डू अंडरस्टैंड एंड सिमिलरली द रेस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स एज वेल, बट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बड़ा मुश्किल था मेरे लिए तमाम चीज़ों के बारे में बात करना, पुरानी चीज़ों को उठाना. अ लॉट ऑफ दीज इंसिडेंट्स वर फेयरली ट्रॉमेटिक व्हेन दे हैपेंड, बट lots of learning experience, and they've built me as a better person, I believe, in terms of my framework and in terms of my worldview. And I just wanted to at least, even if कोई सुन नहीं रहा, even if इस point पे जिस टाइम पे मैं ये बोल रहा हूँ तो आप में से कोई इस वक्त सुन नहीं रहा, मैं सिर्फ शायद एक कैमरे से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि मैं एटलीस्ट ये इंटरवेब के ऊपर आउट डाल दूँ कि यार ये मेरा बैकग्राउंड है, इन इंसिडेंट्स के बाद इस तरह मैं इवॉल्व किया हूँ. मैं कोई एक किसी डब्बे में नहीं डाला जा सकता. मैं अगर कोई भी ओपिनियन रख रहा हूँ तो वो मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज एंड मल्टीपल डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को एनालाइज करने के बाद मैं एक अपना ओपिनियन बना रहा हूँ, और वो समवेयर इन द सेंटर है, और वो गलत भी हो सकता है, एंड दैट्स फाइन. लाइक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हैविंग रॉन्ग ओपिनियंस, एज लॉन्ग एज डिस्कोर्स जारी रहे, एज लॉन्ग एज आप हेट प्रमोट नहीं कर रहे. अगर मेरे ओपिनियंस जो हैं वो किसी दूसरे को नीचा करके आ रहे हैं, अगर मेरे जो ओपिनियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि यार तुम उसको सुनोगे तो तुम जो है ना ब्रेन वॉश हो जाओगे, हमें इस तरह के चैनल्स बंद करने चाहिए, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता. मैं कहता हूँ कि यार देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई डिसएग्री विद, बट अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग गुड वर्क. मैं जनरली बहुत एग्रेसिवली डिसएग्री करता हूँ विद शहजाद गयास, विद सैयद मुजम्मिल, विद Taimur Rahman on some level, but it's very important that they provide that discourse so that people can listen to that as well. And then जो राइट पे यूथ क्लब है या कैसर अहमद राजा साहब हैं या और बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं बहुत सारी बातों से अगेन बहुत चीज़ों पे डिसएग्री करता हूँ, और बहुत एग्रेसिवली मैं उतना ही डिसएग्री करता हूँ. मतलब मेरे लिए ना, जब हम यूथ क्लब की बात करते हैं, जब हम कैसर अहमद राजा की बात करते हैं, जब हम शहजाद गयास की बात करते हैं, जब हम सैयद मुजम्मिल की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल्स के लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट है और उनके देयर राइट टू देयर एक्सप्रेशन के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है. बट मैं इक्वल डिसएग्रीमेंट करता हूँ दोनों से, क्योंकि दोनों फ्रिंजेस पे खेल रहे हैं. दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि वो डेंजरस है और वो डेंजरस है. मेरे हिसाब से ये दोनों डेंजरस नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने पास्ट को झांक के देखता हूँ तो मैंने तो हर किस्म की चीज़ कंज्यूम की. मैंने राइट के मटेरियल को भी कंज्यूम किया और मैं राइट की तरफ चला गया, फिर मैंने लेफ़्ट के मटेरियल को कंज्यूम किया, फिर मैं लेफ़्ट की तरफ चला गया. इवेंचुअली जो रैशनल इंसान है वो कहीं ना कहीं दरमियान का रास्ता ढूंढेगा, और वो दरमियान का रास्ता सिर्फ तब आ सकता है जब आपको हर किस्म के फ्रिंजेस की आवाज़ आ रही हो और आप ओरिजिनल थॉट के तहत एक अपनी आइडियोलॉजी और अपना एक इंडिविजुअलिस्टिक ओपिनियन बनाएं. एंड सो दैट्स वेयर आई एम एट. इसको मैं फर्दर एलैबोरेट करूंगा इन द नेक्स्ट एपिसोड. रात के 5 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको रैप अप करूंगा. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस. और अगर आपकी कोई थॉट्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा. बड़ी ये अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें मैंने बड़े सारे नाम शाम ले लिए हैं, बड़े डरते डरते. तो बराह करम इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना देखिएगा. ये मैंने किसी दूसरे के बारे में नहीं ज़्यादा बोला, मैं ज़्यादा जो है वो अपनी रिफ्लेक्शंस बता रहा था, अपनी थॉट्स बता रहा था. आई होप दैट इट डजंट रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन एनीवन एल्स, एंड इफ इट डज आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट. बट एनीवेज, यहाँ पर मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ. फ्राइडे को मेरी एपिसोड आएगी क्वेश्चन एंड आंसर्स की. यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ रहा है thoughtbehindthings@gmail.com. You can send me your question on that email and I will answer as many as I can on the Friday episode. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You're watching Dil Ki Baat. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.